काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आणविकता। ठीक, तो आणविकता को पहले समझते हैं अच्छे से, आणविकता है क्या। देखो, किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए जो संघट्टवाद है, जो आपका जो मतलब कि टक्कर का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कोलिजन, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अभिक्रिया के होने के लिए अणुओं के बीच में टक्कर का होना बहुत जरूरी है। तो आणविकता की अगर बात करें तो कहता है कि किसी भी कोई भी एक संतुलित अगर अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में ये टक्कर जितने अणुओं के बीच में हो रही है ना, जो भी अणु उस टक्कर में पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये टक्कर जितने अणुओं के बीच में हो रही है उनकी जो संख्या है वही कहलाती है अभिक्रिया की आणविकता। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में जितने अणु एक साथ टकरा रहे हैं, उस अभिक्रिया के होने में जितने अणु एक साथ टकरा रहे हैं वही अभिक्रिया की आणविकता होती है। बात को समझाते हैं आपको अच्छे से डिटेल में। होता क्या है कि और आणविकता का जो अधिकतम मान है वो 3 निर्धारित किया गया। और आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करिएगा और अच्छे से मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक रिएक्शन में एक रिएक्शन ए और बी के बीच में हो रही है, तो ए बी तो आपस में बार बार टकरा सकते हैं, बार बार टकरा सकते हैं, बार बार इनका कोलिजन हो सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि एक सी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया तो ए बी तो बार बार आपस में टकरा सकता है, बी सी बार बार आपस में टकरा सकता है, सी ए बार बार आपस में टकरा सकता है ना। तो दो के टकराने की प्रायिकता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ए बी सी आपस में बार बार टकराए और रिएक्शन हो और प्रोडक्ट बने तो इसकी प्रायिकता तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पता चल ए बी सी तीनों बार बार आपस में कोलिजन करें, यानी ए बी और सी ये तीनों आपस में एक साथ कोलिजन करें, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और ए बी सी डी यानी ए बी सी और डी ये चार एक साथ आपस में कोलिजन करें और प्रोडक्ट बने तो इसकी प्रोबेबिलिटी रेयर हो जाती है। इसलिए आणविकता को अधिकतम क्या निर्धारित किया गया? 3 निर्धारित किया गया आणविकता का अधिकतम मान, क्योंकि 3 से ज्यादा अणुओं के एक साथ टकराने की जो प्रायिकता है वो बहुत ही कम है। आ रहा समझ में? तो कुल मिलाकर के आणविकता है क्या? कुल मिला के संघट्टवाद के अनुसार आणविकता वो टक्करों की संख्या है जो एक रिएक्शन में अणुओं के बीच में हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसे अब अगर मैं ये कहूं कि एक रिएक्शन है NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2, तो यहाँ एक ही अणु भाग ले रहा है इस अभिक्रिया में, तो जो टक्कर हो रही है इसी अणु के लिए हो रही है, इसी एक अणु के लिए, तो हम कहेंगे कि इसकी आणविकता E है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पर H2 + I2 दो अणु हो गए, तो ये टक्कर इन दो अणुओं के बीच में हो रही है और रिएक्शन हो रही है, इन दोनों अणुओं के आपस में टकराने से हो रही है, 2HI बन रहा है, तो ये इसकी आणविकता क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूं 2FeCl3 + SnCl2 gives 2FeCl2 + SnCl4, ऐसे लिखूं। अब ये टक्कर 3 अणुओं के बीच में हो रही है तो मैं कहूंगा आणविकता 3 हो गई। ठीक है, तो कोई भी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में जितने अणु एक साथ टकरा रहे होते हैं, इनके टकराने से अभिक्रिया हो रही थी, वही अभिक्रिया का प्राथमिक पद होता है। इस सब अभिक्रिया के क्या हैं? प्राथमिक पद हैं, और इन्हीं प्राथमिक पदों से ही आणविकता का निर्धारण होता है। तो ये कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के होने में जितने एक अणु, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं आणविकता में, अगर समझेंगे तो अच्छे से आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कह रहा है किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के होने में ये जो टक्कर हो रही है वो कितने अणु, कितने स्पीशीज, यानी कितने अणु, कितने आयन, कितने परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं, उस टक्कर में कितने लोग भाग ले रहे हैं, कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या ही जो है वो अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। आ रहा है समझ में? तो अब हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये भी चीजें आती हैं कि भाई हम तो फिर तो अभिक्रिया को ऐसे देख लें, अभिक्रिया में जितने अणु हैं उसी के हिसाब से उसकी आणविकता हो गई, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि किसी भी, और कुछ बुक्स में डिफिनेशन भी देता है बाकायदा कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की अभिकारक अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती। नहीं, अब हम सिर्फ अभिकारक अणुओं की संख्या के आधार पर नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये चीज डिसाइड करते हैं उनके बीच कितने, उस अभिक्रिया के होने में कितने अणु आपस में कोलिजन कर रहे हैं, कितने अणुओं की टक्कर हो रही, इस पर करते हैं। कैसे? अब अभी आपको मेरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने बता दिया कि ये एक आणविकता, एक आणविकता, 2 आणविकता, 3। अब यहाँ पे आ गया 4HBr + O2,
gives 2H2O plus Br2, 2Br2। अब इस रिएक्शन को देखते तो आप भूल आए कि भैया ये तो 4 1 5 आ गया है, आणविकता तो 5 हो गई, जबकि कह रहे हो आणविकता तो 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो अब यहाँ तो 5 5 आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो 5 आ रहा है ना आणविकता। अगर आप क्रिया को देखकर ही आणविकता जान सकते तो 4 1 5 आ गया कि नहीं। तब वो कहता है यहाँ पे, कहता है कि किसी भी अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता का ज्ञान नहीं किया जा सकता है। अगर अभिक्रिया जटिल होगी तो कई पदों में संपन्न होगी, और इस स्थिति में जो प्राथमिक पद होगा वही आणविकता का निर्धारण करेगा। प्राथमिक पद बताया मैंने क्या होता है। प्राथमिक पद वो होता है कि कोई अभिक्रिया हो रही है, वो किन जितने अणुओं के टक्कर से हो रही है उनकी जो संख्या, मतलब वो जितने अणु के आपस में टकराने से हो रही, वही वही प्राथमिक पद है। उस रिएक्शन के होने में जितने अणु आपस में कोलाइजन कर रहे हैं वही आपका प्राथमिक पद है। जैसे ये प्राथमिक पद है, ये प्राथमिक पद है। अब जरा यहाँ का प्राथमिक पद देखते हैं, ये चल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि HBr प्लस O2 गिब्स बनाता है HOOBr। पहले ये बना, तो HBr प्लस O2 क्या बना लिया, HOOBr बना यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्या बनाएगा, गलत लिख दिया क्या, हाँ रुक जाओ। अब ये HBr से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा 2HOBr। तो पहले HBr प्लस O2, उसके बाद HOOBr प्लस HBr क्या बना लिया, 2HOBr बनाया। अभी तक हम 2 HBr का यूज कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आगे क्या हो रहा है यहाँ देखिएगा, HOBr प्लस HBr क्या बनाया, H2O प्लस Br। राइट, फिर से एक बार लिख देता हूँ, HOBr प्लस HBr गिव्स H2O प्लस Br। मैं आगे 2 भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैं चीज़ क्लियर करना चाहता था। अब यहाँ पे देखो कितने HBr है, 4 है, 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2H2O 2H2O, 2Br2 2Br2 बन रहा है। तो ये अभिक्रिया कई स्टेप में हो रही है, यहाँ टक्कर 2 अणु के बीच में हो रही है। ये प्राथमिक पद है ना, ये जितने हैं वो सब प्राथमिक पद की प्रकृति की तरह है ना, इनकी जो प्रकृति है वो प्राथमिक पद के जैसी है। यानी अब इनकी जो ये जो अलग अलग जो स्टेप हैं, ये अब इसकी आणविकता 2 है, इसकी आणविकता 2, इसकी आणविकता 2, इसकी आणविकता 2, क्योंकि ये जो टक्कर है तो 2 अणु के बीच में हो रही है। तो ये सारी निश्चित, ये सब आपके प्राथमिक पद हो गए। तो अब अगर ये कहो कि अच्छा चलो 2 + 2 + 2 + 8 कर दे, तो ये रॉन्ग है। कहता है कि इनको जोड़ा नहीं जाएगा, समझ गए। इन प्राथमिक पदों की आणविकताओं के योग का मूल्य निरर्थक होता है। अतः प्राथमिक पद जो है वही आणविकता का निर्धारण करेंगे, और इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, 2 होगी। समझ में आया। तो आप कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता का ज्ञान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर अभिक्रिया जटिल होगी तो कई पदों में संपन्न होगी। इस स्थिति में प्रत्येक पद की जो आणविकता, मतलब प्रत्येक जो प्राथमिक पद होगा वही आणविकता का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। उस बिहार पे 2 आए। अब अगर आप चाहो कि इनका योग करके लिख दे तो योग नहीं, ये गलत है। इन समस्त पदों की आणविकताओं के योग का मूल्य निरर्थक होगा। अतः प्राथमिक पद ही आणविकता का निर्धारण करेगा। ये सारे प्राथमिक पद प्रकृति वाले ही हैं, सबके सब, सबकी प्रकृति प्राथमिक पद जैसी ही है, और इस प्रकार इसकी आणविकता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमने जाना कि आणविकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, कि एक साथ कितनी स्पीसीज आपस में टकरा रही हैं, उस रिएक्शन में कितनी स्पीसीज आपस में एक साथ टकरा रही हैं, जिनके टकराने से वो रिएक्शन हो रही है। आ गया समझ में। तो ये हमारी आणविकता के लिए आणविकता की परिभाषा हो गई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों को इसका रहता है, क्योंकि बोर्ड ऐसी कुछ परिभाषा बुक में लिखती है। तो अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आणविकता क्या होती है। ठीक है, तो आणविकता का संबंध टक्करों